नमस्कार। आज हम नौकरशाही के बारे में मैक्स वेबर के विचारों की चर्चा करेंगे। मैक्स वेबर ऐसा जर्मन समाजशास्त्री था जिसने नौकरशाही का सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन किया। उसने सत्ता के 3 शुद्ध रूप बताए हैं: परंपरागत, गौरवपूर्ण या चमत्कारिक, या वैध या तार्किक। मैक्स वेबर ने तीसरे प्रकार की सत्तात्मक व्यवस्था में प्रचलित प्रशासनिक तंत्र को नौकरशाही के रूप में देखा है। उसके अनुसार नौकरशाही में अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। उसने नौकरशाही का जो आदर्श प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसमें निम्नलिखित विशेषताओं का या लक्षणों का उल्लेख किया जाता है। पद एवं पदाधिकारी का पृथक्करण। नंबर 2, योग्यता के आधार पर चयन। नंबर 3, अधिकारियों निश्चित पारिश्रमिक। नंबर 4, कार्मिकों को कार्य करते समय अधिकारियों कार्मिकों को अनुशासन के अधीन रहना। नंबर 5, पद सोपानात्मक व्यवस्था। नंबर 6, संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यों का विभाजन। नंबर 7, इन कार्यों के लिए अपेक्षित सत्ता का प्रदत्तीकरण। नंबर 8, नियमों का कठोरता से पालन। मैक्स वेबर के अनुसार उपयुक्त विशेषताओं से युक्त नौकरशाही का एक आदर्श प्रतिमान है। इस तरह के गुण नौकरशाही में लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। नौकरशाही की भूमिका। प्रोफेसर बी डॉनहम का यह विचार पूर्णतः सही प्रतीत होता है। यदि हमारी सभ्यता का अंत हुआ तो इसके लिए प्रशासन की असफलता मुख्य रूप से उत्तरदायी होगी। रॉबर्ट डॉनहम के अनुसार यही ध्वनित होता है कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने, उसे एकता के सूत्रों में आबद्ध रखने और विकास को गति देने में प्रशासन तंत्र अथवा नौकरशाही अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी भूमिका को निम्नांकित शीर्षकों में व्यक्त किया जा सकता है। योजना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका या योगदान। नौकरशाही के अधिकारी जब तक देश की योजना को बनाने के लिए आंकड़े और सूचनाओं का संकलन नहीं करेंगे तब तक किसी भी योजना को अंतरूप नहीं दिया जा सकता। योजना को महत्व न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि उनमें भावी प्रशासनिक नीतियों और कार्यक्रमों और विवरण भी देखने को मिलता है। योजना के इस प्रशासनिक पक्ष की पूर्व तैयारी पूर्ण रूप से नौकरशाही के सहयोग पर निर्भर करती है। यहाँ यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि योजना निर्माण के इस कार्य में जब तक नौकरशाही को प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक निर्धारित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों के बीच अंतर समाप्त नहीं किए जा सकेंगे। नंबर 2, नीतियों के निर्माण में सहायक भूमिका। सभी लोकतंत्रीय देशों में देश के शासन की नीतियों का निर्माण राजनीतिकों द्वारा किया जाता है। नीति निर्माण के कार्य राजनेताओं द्वारा अनन्य रूप से नहीं किया जाता, बल्कि इस प्रक्रिया में वे नौकरशाही के सहयोग पर निर्भर करते हैं। नीतियों के निर्माण के लिए आवश्यक तथ्य, सूचना, आंकड़े और तकनीकी शब्दावली नौकरशाही द्वारा ही उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। तकनीकी विषयों पर नीति निर्माण और विधि के निरूपण हेतु वे पूर्णतः विशेषज्ञों पर निर्भर करते हैं। लोकतंत्रीय देशों में लोक प्रशासन और नौकरशाही राजनेताओं की प्रमुख परामर्शदाता मानी जाती है। आधुनिक प्रबंध तकनीकी के विशेषज्ञों और नीति विज्ञान के विशारदों द्वारा नौकरशाही के इस कार्य पर अत्यधिक बल दिया जाता है। नंबर 3, नीतियों और योजनाओं की निष्पादन भूमिका। सरकार द्वारा नीतियों और उसके द्वारा विनिर्मित योजनाओं के निष्पादन अथवा कार्यान्वयन का मूल दायित्व नौकरशाही पर है। देश को आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए आवश्यक होता है कि योजनाओं और नीतियों का निष्पादन नौकरशाही द्वारा पूर्णतः प्रभावी तरीके से और निष्ठा से किया जाए। सभी आयोगों और विभिन्न प्रशासनिक सुधार समितियों ने अनुभव किया है कि योजनाओं के लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिए नौकरशाही में जिस कौशल, गुण और निष्ठा की आवश्यकता होती है उसके विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों को सरकार साकार करने का मूल उत्तरदायित्व नौकरशाही का है। नंबर 4, नियमों की व्याख्या। प्रदत्त विधायन के अंतर्गत आज नौकरशाही को नियम निर्माण की व्यापक शक्तियाँ प्राप्त व्यवस्थापकों द्वारा स्वीकृत की जाती हैं। अपने इस अधिकार के अंतर्गत नौकरशाही विभिन्न अधिनियमों के क्रियान्वयन से पूर्व व्यापक नियम बनाती है, आवश्यकता होने पर उन नियमों की व्याख्या करती है और उनके अनुसार अधिनियमों की भावना को मूर्त रूप देती है। नंबर 5, सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण के प्रेरक। बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों, सामाजिक मूल्यों और आवश्यकताओं को पहचान कर उसके अनुरूप आधुनिक समाज का निर्माण करना नौकरशाही का प्रमुख दायित्व है। आज जब अनन्य कार्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिए हैं तब समाज के समस्त वर्गों के हितों को संरक्षण, अभिवर्धन और उन्नयन का दायित्व नौकरशाही को वहन करना है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच रहन सहन का जो अंतर पाया जाता है उसे दूर करना और आम आदमी की आय के साधनों में वृद्धि करना ताकि वह अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके, भी नौकरशाही का दायित्व माना जाता है। विकसित देशों में
यह दायित्व और भी गंभीरता से अनुभव किया जाना चाहिए। विधेयकों का प्रारूप निर्माण समस्त लोकतांत्रिक सरकारें कानून बनाने के लिए उसके प्रारूप के निर्माण हेतु नौकरशाही में कार्यरत विधि विशेषज्ञों पर निर्भर करती है। राजनेता प्राय परिपक्व और नौसिखिए होते हैं, अतः उन्हें विधेयकों के प्रारूप निर्माण के लिए प्रथम तो अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के परामर्श पर निर्भर रहना पड़ता है और अंत विधिक शब्दावली के लिए उन्हें विधि विभाग की नौकरशाही पर अवलंबित रहना पड़ता है। इन दोनों की सहायता के बिना प्रस्तावित विधि स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकती। नंबर 7, अधीनस्थ कार्मिकों पर नियंत्रण। नौकरशाही के उच्च अधिकारी न केवल राजनेताओं के प्रमुख परामर्शदाता होते हैं, अपितु प्रशासन के अधीनस्थ इकाइयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी नियंत्रण भी करते हैं। किसी विभाग की नीतियों के क्रियान्वयन मुख्यालय से लेकर उस विभाग के निम्नतम स्तर पर कार्यरत कर्मचारी कुशलता, योग्यता, दक्षता और निष्ठा पर निर्भर करते हैं। आम आदमी राजस्व विभाग के पटवारी के संपर्क में आता है, न कि राज्य मंत्री के, राजस्व सचिव या जिलाधीश के में। अतः प्रशासन के उच्चतम स्तर पर कार्यरत अधिकारियों का यह अनिवार्य और स्वाभाविक दायित्व हो जाता है कि वे प्रशासन की अधीनस्थ इकाइयों में कर्मचारियों को नियंत्रित कर अनुशासित एवं निष्ठापूर्वक सेवा के लिए प्रेरित करें। नंबर 8, प्रतिद्वंदी हितों के बीच कुशल समन्वय। नौकरशाही समाज में पर्याप्त अनेक प्रतिद्वंदी हितों में कुशलता से समन्वय बैठाती है। भारत जैसे उदार किस्म के लोकतांत्रिक देशों में पूंजीवादी और समाजवादी हितों के बीच संतुलन बैठाने का चुनौतीपूर्ण कार्य नौकरशाही संपन्न करती है, क्योंकि हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को हमारी आर्थिक नीतियों के आधार के रूप में स्वीकार किया है। भारतवर्ष में तो विभिन्न संप्रदायों, जातियों, धर्मों, भाषाओं, प्रांतों और हितों के बीच समन्वय करना नौकरशाही का अनिवार्य और स्वाभाविक दायित्व बन गया है। नंबर 9, प्रशासकीय न्यायाधिकरण का संचालन। वर्तमान युग में सरकार में कार्यरत कर्मचारियों सेवा विषयक विवादों के समाधान के लिए पृथक प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है। इन न्यायाधिकरणों में कार्मिक विवादों को प्रारंभिक रूप से सुना जाता है। ऐसे विवादों को सामान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया जाता है। इन न्यायाधिकरणों में वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारियों को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार नौकरशाही के दायित्वों में जुड़ा यह न्यूनतम आयाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंबर 10, नियामकीय और विकास कार्यों का निष्पादन। भारतवर्ष में नौकरशाही पर न केवल देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा राजस्व एकत्र करने जैसे नियामकीय कार्यों का दायित्व है, अपितु पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के परिणाम स्वरूप विकास के बहुमुखी रथ को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व भी इसी का है। जिलों में जिलाधीश आज भी इन दोहरे दायित्वों को निर्वाह करते हैं। हमारे देश के सामान्य अधिकारियों को इससे भी अधिक आगे सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंध तथा विश्वविद्यालय के अशांत वातावरण को नियंत्रित करने के लिए दायित्व सौंपे गए हैं। नंबर 11, संविधान में परिकल्पित आदर्शों का क्रियान्वयन करना। किसी भी देश की नौकरशाही का दायित्व होता है वो शासन संबंधी कार्यों संचालन संविधान की सीमाओं में रहते हुए उसके प्रावधानों के अनुसार करे। भारत के संविधान में नागरिकों को जो मौलिक स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत की गई हैं, उन्हें वास्तव में नागरिकों को उपलब्ध करवाना नौकरशाही का एक गंभीर और गुरुतर दायित्व माना जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने का जो आश्वासन दिया गया है वह तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक देश की नौकरशाही अपनी निष्ठा, प्रतिबद्धता एवं संकल्प व्यक्त न करे। वस्तुतः नौकरशाही को अपने दैनिक कामकाज में संवैधानिक आदर्शों क्रियान्वयन का संकल्प सतत स्मरण रखना होगा, तभी संविधान में परिकल्पित एवं समतावादी समाज की रचना की जा सकेगी। इस प्रकार एक लोकतांत्रिक देश के संविधान में परिकल्पित समाज की रचना का दायित्व मूल रूप से नौकरशाही द्वारा वहन किए जाने की अपेक्षा की जाती है। यदि नौकरशाही राजनीतिक नेतृत्व में रहते हुए निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करे, तभी लोकतांत्रिक देश विकास के अभिष्ट लक्षणों को पूरा करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।